अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। जनरल फैज़ हमीद को फौजी तहवील में लिए जाने के बाद चौंका देने वाली तफसीलात सामने आ रही हैं। जनरल फैज़ हमीद के राब्तों और सहूलतकारी के शवाहिद मिलने की खबरें सामने आ रही हैं। कल एक दफ़ा फिर फौजी क़यादत ने अंदरूनी एहतसाब पर जोर दिया और इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में इमरान खान मुसलसल अपने मिलिट्री ट्रायल के खदशात का इजहार कर रहे हैं और इससे बचने के लिए उन्होंने अदालत से भी रुजू कर लिया है, जिसमें एक दफ़ा फिर उन्होंने जनरल फैज़ हमीद को वादा माफ गवाह बनाए जाने के खदशे का इजहार किया है। साथ ही इमरान खान अदलिया से मुस्तकिल उम्मीदें लगा रहे हैं और साथ ही खबरदार कर रहे हैं कि अगर अदलिया को तबाह करने की कोशिश की गई तो तहरीक इंसाफ सड़कों पर निकल आएगी। आज 190 मिलियन पाउंड केस की अडियाला जेल में समाअत हुई। इमरान खान के वकील आज पेश नहीं हुए, जिसकी वजह से नैब के तफ्तीशी अफसर पर जिरा फिर आगे नहीं बढ़ सकी। मगर बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल ने बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल दिए, जिसकी नैब के वकील ने मुखालफत कर दी और फिर अदालत ने बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया, जो कल सुनाए जाने का इम्कान है। इसके बाद इमरान खान ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदलिया वाहिद इदारा है जिससे उम्मीद है, लेकिन ये अब सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर रहे हैं। ताहम वाज़ेह कर दूं कि अदलिया को तबाह करने की कोशिश की गई तो सड़कों पर एहतजाज करेंगे। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि कौमों को तबाह करने के लिए दुश्मन के हमले की ज़रूरत नहीं होती। इदारों पर करप्ट और नाअहल लोग बिठा दिए जाएं तो कौम तबाह हो जाएगी। जिनको 20 सीटें नहीं मिली उन्हें जाली मैंडेट देकर हुकूमत में बिठा दिया गया। करप्ट लोगों को मुसल्लत करके मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया गया। इमरान खान का कहना था कि मुझे कैद तन्हाई में रखा गया है, 3 मुलाकातों के अलावा सेल में ही रहता हूँ, मेरा सेल ओवन बन जाता है। कभी नहीं कहा कि मुश्किल है, मुझे नहाने के लिए भी दूसरे कमरे में जाना पड़ता है। मैं एक दिन भी अस्पताल में नहीं रहा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को एयर कंडीशन कमरे और अटैच बाथ दिए गए थे, जबकि कैदी मेरे लिए खाना बनाता है। इमरान खान ने कहा कि मेरी बच्चों से बात नहीं कराई जाती। 14 माह गुजरने के बाद बच्चों से बात करवाई गई, जो तकलीफ दे है। इमरान खान ने मजीद कहा कि अब ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर रहे हैं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही एक शनाख्त बची है, अब ये उसे तबाह करने जा रहे हैं। जब भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने की कोशिश की तो हम मुल्क भर में स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करेंगे। एक सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा कि पुलिस और नैब के इदारे को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान खान अदलिया से तवक्कात का इजहार कर रहे हैं। साथ ही जनरल फैज़ हमीद को फौजी तहवील में लेने के बाद से इमरान खान अपने मिलिट्री ट्रायल के खदशात का इजहार कर रहे हैं और मुमकिना मिलिट्री ट्रायल को रोकने के लिए इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाकायदा दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसके मुताबिक दरख्वास्त गुजार साबिक वज़ीर आज़म हैं, जो अप्रैल 2022 में ओहदे से निकाले जाने के बाद सख्त तरीन रियासती जबर का निशाना बने हुए हैं, जिसमें दीगर चीज़ों के अलावा कई झूठे केसेस में उन्हें मुलविस करना भी शामिल है, जिसके बाद वो 1 साल से ज़ायद अरसे से जेल की सलाखों के पीछे हैं। हाल ही में केसेस का एक मजमुआ जिसमें इमरान खान को मुलविस करने की कोशिश की गई है, वो 9 और 10 मई 2023 के वाक़यात से मुताल्लिक है, जिसका ज़रूरी बैकग्राउंड पटिशन के साथ मुंसलिक किए गए डॉक्यूमेंट्स में बयान किया गया है। पटिशन के मुताबिक इमरान खान की तरफ से दायर किए गए मुतादिद केसेस में लाहौर हाई कोर्ट ने 9 और 10 मई के वाक़यात से मुताल्लिक जिस्मानी रिमांड के ऑर्डर्स की कानूनी हैसियत का फैसला किया। अदालत के डिवीज़न बेंच ने 25 जुलाई 2024 को 9 और 10 मई से मुताल्लिक केस में फैसले देते हुए इमरान खान के रिमांड को नाकाफ़ी शवाहिद की बुनियाद पर गैर कानूनी करार दिया। पटिशन के मुताबिक 9 और 10 मई 2023 के वाक़यात के सिलसिले में इमरान खान के खिलाफ तमाम मुकदमात में या तो उन्हें ज़मानत मिल गई है या उनका जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दिया गया है। मगर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान को 9 और 10 मई 2023 के मुकदमात में फौजी तहवील में मुंतकिल किया जाएगा। कई मुबस्सिरीन और तज्ज़ियाकार इस राय का इजहार कर चुके हैं कि फौजी हुक्काम इमरान खान को तहवील में लेकर कोर्ट मार्शल के सामने मुकदमा चलाएंगे। ऐसा लगता है कि रिमांड केस की प्रोसीडिंग्स की वजह से इन मंसूबों पर अमल दरामद तेज हो चुका है। इमरान खान की तरफ से दायर की गई पटिशन के मुताबिक कुछ हफ्ते पहले फौज के एक रिटायर्ड आला अफसर को फौजी तहवील में लिया गया था और फिर बड़े पैमाने पर मीडिया में कयासराइयाँ हुई और रिपोर्ट किया गया कि साबिक फौजी अफसर को 9 और 10 मई के केसेस में इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनाया जाएगा और इस बुनियाद पर इमरान खान को फौजी तहवील में मुंतकिल कर दिया जाएगा। जिसके बाद पटिशन में मज़ीद लिखा है कि अगर फौजी हुक्काम इमरान खान की कस्टडी हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये इंसाफ और ड्यू प्रोसेस का मुकम्मल मजाक होगा। साथ ही ये उस कानून के भी सरासर खिलाफ होगा जो जवाद ख्वाजा व मुकाबला फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के केस में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच की तरफ से करार दिया गया था, जिसके मुताबिक सिविलियंस का कोर्ट मार्शल के जरिए ट्रायल गैर आईनी है, जबकि मौजूदा पटिशन के तनाजुर में उस केस में दी गई फाइंडिंग्स भी इतनी ही अहमियत रखती हैं, जिनके मुताबिक
फौजी हुक्काम की जानिब से 9 मई और 10 मई के तनाजुर में जिस तरीके से 103 ज़ेर हिरासत अफराद की कस्टडी हासिल की गई वो गैर कानूनी थी। इस हवाले से कानून ख़ास तौर पर CRPC के सेक्शन 549 में बयान किए गए तरीक़ाकार पर दुरुस्त तरीके से अमल नहीं किया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से लिखे गए अक्सरियती फैसले के पैरा 84 से 92 में करार दिया गया कि किसी मुल्जिम पर पहले सिविल अदालत में फर्द जुर्म आयद की जाएगी और फिर सेक्शन 549 और मिलिट्री ऑफेंडर्स रूल्स 1970 के तहत कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी ताकि फौजी हुक्काम कानूनी तरीके से उस मुल्जिम की कस्टडी हासिल करने के अहल हो सकें। लिहाजा ये बजाते खुद वाज़ेह हो जाता है कि इमरान खान के हवाले से भी ना तो ये तरीक़ाकार फॉलो किया गया और ना ही किया जा सकता है, क्योंकि उनका रिमांड लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से पहले ही गैर कानूनी करार दिया जा चुका है। इससे साफ वाज़ेह होता है कि जवाद ख्वाजा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो शराइत रखी थी वो पूरी नहीं हो सकती हैं कि जिनसे इमरान खान को फौजी तहवील में मुंतकिल करने का जवाब मिलता हो। यहाँ इस बात की भी निशानदही की जाती है कि इस फैसले के खिलाफ अपीलें 7 रुकनी बेंच के सामने ज़ेर इल्तवा हैं, जिसने फैसले के सिर्फ कुछ दीगर हिस्सों पर अमल दरामद को मुअत्तिल किया है। पटिशन के मुताबिक इस कानूनी पोजीशन के बावजूद इस बात का कभी इम्कान मौजूद है कि फौजी हुक्काम इमरान खान को अपनी तहवील में ले लेंगे। गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान रियासती इदारों ने इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के साथ जिस तरह का बर्ताव किया है वो इस खदशे को एक हकीकी खदशा बना देता है और ऐसा इकदाम इमरान खान को लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से दिए गए रिलीफ के साथ साथ उनको दी गई जमानतों को भी अंडरमाइन और फ्रस्ट्रेट कर देगा। लिहाजा मज़कूरा हक़ाइक़ और हालात में इमरान खान के पास इस अदालत के गैर मामूली आईनी दायरा इख्तियार को पुकारने के अलावा कोई मुनासिब मुतबादिल हल नहीं है। इसलिए ये इस्तदा की जाती है कि फरीक़ैन को हिदायत की जाए कि वो ये यकीनी बनाएं कि सिविल अदालतों के दायरे इख्तियार के मुताबिक इमरान खान की कस्टडी सिविलियंस के हाथों में ही रहेगी और फरीक़ैन को इमरान खान को फौजी तहवील में देने से रोका जाए। इसके अलावा कोई और रिलीफ अगर मुनासिब समझा जाए तो वो भी फराहम किया जाए। इमरान खान मुसलसल इन खदशात का इजहार कर रहे थे, जबकि आज कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा कि आपके खिलाफ वादा माफ गवाह तैयार हो गए हैं, आपका बचना नामुमकिन है। अभी भी 9 मई पर माफ़ी मांगी। अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी हैं, अभी मिलिट्री कोर्ट भी है, तो आप कहते हैं 9 मई की विजुअल्स लेके आए। अंधे हैं? आपने हमला किया है प्लानिंग के तहत, आपके खिलाफ वादा माफ गवाह तैयार हो गए हैं, वो वादा माफ गवाह तैयार हुए आपके खिलाफ। इतने बड़े बड़े एविडेंस है आपके खिलाफ कि आपका बचना नामुमकिन है। अभी भी मौका है, माफी मांगे, मैं चलता हूँ आपके साथ। प्राइम मिनिस्टर की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ जाके माफी दिलाता हूँ। बानी PTI को सजा हो जाती है मिलिट्री कोर्ट से। वैसे मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो क्या करेंगे आप? को आग लगा देंगे। इस सूरत हाल में खुद इमरान खान खदशात का इजहार कर रहे हैं कि उनका मिलिट्री ट्रायल करने की कोशिश की जा रही है, मगर जनरल फैज़ हमीद के हवाले से कोर्ट मार्शल के दौरान अब तक क्या तफसीलात सामने आई हैं, उनका ट्रायल कहां तक पहुंचा है, इस हवाले से नई तफसीलात सामने आ रही हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद इस हवाले से तफसीलात आवाम के सामने रख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद एजाज सैयद, बहुत शुक्रिया। एजाज सैयद, ज़ाहिर है पहले इमरान खान अल्फाज की हद तक कह रहे थे, फिर एक पटिशन लेके जाना, क्या कोई जेन्युइन कंसर्न मौजूद है? आप के ज़राए क्या बता रहे हैं, कहाँ तक पहुँचा है ट्रायल, क्या क्या तफसीलात सामने आई हैं? शाहजेब, इस बात में कुछ शक नहीं है कि इमरान खान को जो कंसर्न है वो बिल्कुल जेन्युइन है और वो असली है। इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी सिविलियन कोर्ट्स के साथ और सिविलियन कोर्ट से काफ़ी हद तक इमरान खान साहब को रिलीफ भी दिया है। लेकिन इमरान खान साहब को जिस बात का डर है कि ये मामला उनका मिलिट्री कोर्ट में जाएगा, वो बिल्कुल ठीक इसलिए है कि जब से 12 अगस्त से फैज़ हमीद साहब कस्टडी में है और 12 अगस्त के बाद 14 अगस्त को आपको पता है कि डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल अडियाला वो भी गो के लीगली तो कस्टडी में नहीं है, लेकिन सबको पता है कि वो कहां पर मौजूद है। तो जो इंक्वायरी अभी तक हुई है उसमें तो काफी हद तक इमरान खान साहब का नाम बीच में सामने आ रहा है और काफी सारी चीजें जो अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें आ गई है। लेकिन अब जो स्टेज है फैज हमीद साहब की वो समरी ऑफ एविडेंस की है, यानी कि एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं जो कि मिलिट्री कोर्ट में पेश किए जाएंगे और समरी ऑफ एविडेंस का जो स्टेज है अभी है। और इसके बाद एक प्री ट्रायल रिपोर्ट पेश होगी और उसके बाद फॉर्मली जो कोर्ट है जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। तो अभी जो स्टेज है वो एविडेंस समरी ऑफ एविडेंस की है। तो ये की जा रही है कि ये जो सारा मामला है जिसमें पर्टिकुलरली 9 मई के वाकयात और उनकी पोस्ट रिटायरमेंट जो इन्वॉल्वमेंट थी एलिजिडली
मुबैना तौर पर सियासी सरगर्मियों में उनको बीच में लाया जा रहा है, और उसमें इमरान खान का नाम भी ज़ाहिर है बिल्कुल मौजूद है, और उसके बारे में तहकीकात जो इब्तदाई हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं उनका जो कंसर्न वो बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर सिविलियन कोर्ट से खान साहब को सजा नहीं हो पा रही तो ये मामला उसी मिलिट्री कोर्ट की तरफ जाएगा। मगर एजाज, और जो जनरल फैज़ हमीद के हवाले से और क्या इतलात हैं, क्योंकि खबरें आई कि उनका जो बाहर यूट्यूबर्स हैं जो बातें करते हैं उनसे भी राब्ता था, डायरेक्शंस देना, ये क्या ऐसे मामला सामने आए हैं? जी बिल्कुल, कुछ यूट्यूबर्स जब उन्हें कोर कमांडर भावलपुर तैनात किया गया था, फिर बाद में आपको पता है वो पेशावर में भी रहे, आईएसआई चीफ नहीं भी थे, उन दौरान भी कुछ यूट्यूबर्स उनसे जाके बाकायदा भावलपुर में और पेशावर में जाके मुलाकातें करते रहे, और फिर जब वो रिटायर हो गए नवंबर 2022 में, तो उसके बाद भी कुछ यूट्यूबर्स उनसे बाकायदा राब्ते में रहे। फिर जो फैज हमीद है उन्होंने अपना नंबर भी मल्टीपल टाइम्स चेंज किया है, उन्होंने अपना जो सिम है उसको चेंज किया है, और फिर आपको पता है कि उनके ऊपर एक इल्जाम ये भी सामने आया कि वो एक पर्टिकुलर खास फीचर का ओल्ड चाइनीज तर्ज का जो फोन है वो भी इस्तेमाल करते रहे, और उसी तर्ज का जो टेलीफोन है वो कुछ और लोगों से भी बरामद हुआ। और साथ ही साथ रऊफ हसन साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, हमारी इतलात के मुताबिक हमें मुख्तलिफ मल्टीपल जराए ने ये बात बताई है कि रऊफ हसन साहब के साथ उनकी कम्युनिकेशन डायरेक्टली भी इस्टेब्लिश होती है। तो ये सारी चीजें हैं जिनमें फैज हमीद साहब डिफेंस क्या लेते हैं, या जो उनके ऊपर इल्जामात लेते हैं वो उनको चैलेंज करते हैं, या डिफेंस वो लेते हैं यानी कि वादा मुआफ़ा बन जाते हैं, तो फिर तो वो अपील करेंगे कि उनको माफ कर दिया जाए। लेकिन अगर वो सारे इल्जामात को चैलेंज करते हैं कि ये इल्जामात दुरुस्त नहीं है तो फिर सिचुएशन को डिफरेंट होगी। मतलब अगर रऊफ हसन साहब के साथ भी बातचीत है तो वो क्या दुआ सलाम है? साकिब निसार साहब ने कहा दुआ सलाम, गुड विशेस के मैसेजेस आते रहते थे, कुछ ना कुछ मैसेजेस या इस किस्म के ये कर दो वो कर दो, इस बात की गंडापुर साहब ने भी इजहार किया। ये तो हो सकता है, या इससे आगे की कोई ऐसी बात है जो कि परेशान कुन हो सकती है? जो बयानात दिए गए हैं इनके बारे में मुख्तलिफ पॉलिटिकल लोगों ने भी वो बयानात इनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल जो पर्सनैलिटीज़ हैं उन्होंने मेरी इतलात के मुताबिक कम से कम 2 ऐसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने तफसील से बता दिया कि फैज हमीद साहब उनके साथ किस नोयत का राब्ता रखे हुए थे, और जाहिर है वो उनकी जो पोजीशन थी वो उससे बियॉन्ड का था, और उस सारे जो स्टेटमेंट है उसको कन्फ्रंट किया गया है फैज हमीद को। अब वो नोयत क्या है, और जाहिर है नोयत तो उनकी जो लीगल जो लिमिट थी उससे बियॉन्ड थी। अब अगेन वही बात है कि फैज हमीद साहब डिफेंस क्या लेते हैं, क्या वो इनको कंटेस्ट करेंगे जो इल्जामात हैं, या वो इनके ऊपर सरेंडर करके रहम की या माफी की अपील करेंगे, ये डिफाइन करेगा, क्योंकि अभी तक तो उनका फॉर्मली कोई वकील भी सामने नहीं आया। बहुत शुक्रिया। एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ सियासी मैदान में रियासत और हुकूमत को कल से एक और अहम चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। बलूचिस्तान के सीनियर सियासतदान अख्तर मेंगल कल हुकूमत और रियासत से मायूस और दिलबर्दाश्ता होकर कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी हो गए थे, जिसके बाद हुकूमत उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है। अभी तक कौमी असम्बली के स्पीकर ने उनका इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया, और आम बात यह है कि इस हवाले से तहरीक इंसाफ में भी एक मस्बत तब्दीली आई है। वो तहरीक इंसाफ जो माजी में असम्बलियों से इस्तीफे देकर सड़कों पर जिद्दोजहद करने को तरजीह देती थी, उसे दुरुस्त हिकमत अमली समझती थी, असम्बलियों को बुरा भला कहती थी, बार बार मुस्ताफ़ी होती थी, वो आज अख्तर मेंगल को मशवरा दे रही है कि वो ऐवान में ही जिद्दोजहद करें, इस्तीफ़ा वापस लें। इस्तीफ़ा किसी भी मसले का हल नहीं होता। देखिए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने अख्तर मेंगल को क्या मशवरा दिया। बड़ा अफसोस हुआ मेंगल साहब ने इस्तीफ़ा दिया है, लेकिन इस्तीफ़ा किसी मसले का हल नहीं है। पार्लियामान में रहेंगे, पार्लियामान में अपनी आवाज़ उठाएंगे, पार्लियामान में बात करेंगे तो सारे के सारे मसाइल का हल है। हम तो सब यही कोशिश कर रहे हैं, जिस सर्कमस्टांसेस से पीटीआई गुजर रही हैं, बाकी भी पार्टियाँ गुजर रही हैं, तो मैं नहीं समझता ये कोई अच्छा काम है कि आप रिज़ाइन कर लें। मेरी उससे दरख्वास्त होगी आप रिकन्सिडर करें, आप असम्बली का फोरम ना छोड़ें, असम्बली में रहेंगे, बात होगी तो जो भी मसला होगा वो इंशाअल्लाह ताला इवेंचुअली हल हो जाए। आज पहले पीटीआई के वफ़द ने अख्तर मेंगल से मुलाकात की। यूनिस के नुमाइंदे हैदर शराजी की खबर के मुताबिक पीटीआई के वफ़द ने अख्तर मेंगल से कहा कि इस्तीफ़ा वापस लेकर पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए मुश्तरका जिद्दोजहद करें। पीटीआई क़यादत ने अख्तर मेंगल को अपोजिशन इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से आईनी जिद्दोजहद जारी रखने का पैगाम भी दिया। अख्तर मेंगल ने कहा कि बलूचिस्तान के हालात संगीन नोयत के हैं, किसी भी
वापसी का फैसला मुश्किल है। अब बातचीत का वक्त गुजर चुका है। बलूचिस्तान के असल मसाइल कोई समझना ही नहीं चाहता। फिर हुकूमती इत्तेहाद ने राना सनाउल्लाह की सरबराही में अख्तर मेंगल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद राना सनाउल्लाह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अख्तर मेंगल से इस्तीफ़ा वापस लेने की दरख्वास्त कर दी है, इनके तहफ़्फ़ुज़ात मुतल्लिका हुक्काम तक पहुँचाएंगे। जो कल इस्तीफे वाली बात की है पार्लियामेंट से, तो हमने रिव्यू पिटीशन जो है वो हमने दाखिल कर दी है और हमारी रिव्यू पिटीशन को उन्होंने रजिस्टर्ड कर लिया है। अब उसके ऊपर आर्गूमेंट्स होंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी पिटीशन जो है वो एक्सेप्ट होगी। उन्होंने जिन तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र किया है वो हम दोस्तों के पास उनकी अमानत है। जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हम उन तक पहुँचाएँगे। मगर इन दोनों मुलाकातों के बाद अख्तर मेंगल ने इस्तीफ़ा वापस लेने से इनकार कर दिया और कहा कि जिसने मुझे कायल करने की कोशिश की मैंने उसे कायल कर लिया। उन्होंने कायल किया आपको इस्तीफे पर नजर आने के लिए? कोशिश किए थे, उन्होंने कायल किया, मेरे ख्याल मैंने उनको कायल कर दिया। तो क्या आप अपना इस्तीफा वापस ले रहे हैं? अभी तक तो मेरा ख्याल कोई ऐसा इरादा नहीं। पिछले इन 5 सालों में जो 2018 की असम्बली में थे, तो बलूचिस्तान के तमाम इश्यूज़, वो बलूचिस्तान का इस्तेसाल, बलूचिस्तान के वसाइल, बलूचिस्तान के साइल, बिलखुसूस सबसे अहम जो है मिसिंग पर्सन, बलूचिस्तान में होने वाली नाइंसाफ़ियाँ, जबर, तशद्दुद, मसख़शुदा लाशों का जिक्र हर हुकूमत की इत्तेहादियों के सामने मैंने पेश किया। उनको समझ नहीं आ रही, वो समझ नहीं पा रहे। इसके बाद अपोजिशन ग्रैंड अलायंस का इजलास हुआ। इजलास के बाद मीडिया से बात करते वसत कैसर ने तमाम स्टेक होल्डर्स को बलूचिस्तान की सूरत हाल पर साथ बैठने की तजवीज़ दी और साथ ही मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान भी कर दिया। हम कैटेगरिकली ये कहना चाहते हैं कि हुकूमत को कि खुदारा इस कौम पे रहम करे, इस मुल्क पे रहम करे, अपने ईगो से बाहर निकले और जो इस वक्त बलूचिस्तान में हो रहा है इसके लिए संजीदगी के साथ बैठक चाहिए। और हुकूमत इस हवाले से जो है ना वो लतलाल से काम ले रही है। ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान की तमाम वतन कुव्वतें, तमाम स्टेक होल्डर बैठे, सोचें और एक रास्ता मुतय्यन करे। हमने ये तय किया है कि हम पूरे मुल्क में अब निकल रहे हैं। हमारे जलसे होंगे जिसमें हम पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। जबकि महमूद खान चकज़ई ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की बात की, मगर कहा कि तमाम पार्टी से मुशावरत करेंगे, अपनी तरफ से APC नहीं बुलाएंगे। पाकिस्तान की तमाम पार्टियां लेफ्ट राइट जो भी हैं सब ये चाहती हैं कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क हो। हमने ये मुनासिब समझा कि हम अपनी तरफ से नहीं बुलाएंगे APC, सारी पार्टियों से मशवरा करके, ताकि हम सब इसमें मुतफिक हों और कोई गैर हाज़िरी ना हो। इस सिलसिले में कमेटी बनाएगी, वो इंशाल्लाह कल से काम शुरू कर देगी। इसके बाद अपोजिशन की क़यादत अख्तर मेंगल के घर पहुंची और ज़राए के मुताबिक अपोजिशन रहनुमाओं ने अख्तर मेंगल को एक दफ़ा फिर इस्तीफ़े वापस लेने के लिए कायल करने की कोशिश की। जबकि सारी सूरत हाल में आज JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान का बयान सामने आया, जिनकी हाल ही में सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपनी रिहाइश घर पर मुलाकात हुई थी। आज कौमी असम्बली में खिताब करते हुए जहाँ मौलाना फजल रहमान ने यह कहा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी की वजह से हुकूमत की रीट ख़त्म हो चुकी है, तो वहीं उन्होंने कहा कि हम जैसे तैसे भी हैं, फॉर्म 47 के हैं या फॉर्म 45 के हैं, लेकिन हम इस ऐवान में बैठे हुए हैं, ऐवान पर एतमाद किया जाए। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी की वजह से हुकूमती रेट ख़त्म हो चुकी है और मुसल्लह क़ुव्वतें हुकूमत कर रही हैं। वहाँ पर टैक्स वसूल कर रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर्स के साथ गांव-गांव फिर रहे हैं, सड़कों पे वो पहरे दे रहे हैं। और अभी जो हाल ही में बलूचिस्तान में एक ही दिन में रियासती इदारों पे हमले हुए, हमारी मुसल्लह अफवाज के जवानों पे हमले हुए, ये सब चीज़ें वो हैं कि अगर ऐवान उस पर गौर नहीं करेगा तो फिर कौन गौर करेगा। ऐवान मुस्तरब है, मुल्क के लिए परेशान है और ऐवान पर एतमाद किया जाए। हम जैसे कैसे भी हैं, फॉर्म 47 के हैं या 45 के हैं, लेकिन अब इस ऐवान में हम बैठे हुए हैं और डिजोर न सही, डिफेक्टो सही, लेकिन इन्हीं से आपने काम लेना होगा। हुकूमत को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। हम लड़ेंगे, इख्तिलाफ राय करेंगे, तनकीद करेंगे, अपोजिशन में बैठे हैं तो अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, लेकिन अगर मुल्क को हमारी ज़रूरत पड़ती है तो अपने वतन अजीज़ की चप्पे चप्पे के लिए हमारी खिदमत हाजिर है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर के हवाले से आज एक अहम खबर सामने आई है। इस्लामाबाद की अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी करते हुए उन्हें गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सिविल जज शाइस्ता खान कुंडी ने असलहा और शराब बरामदगी के केस में अली अमीन गंडापुर की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। सिविल जज
शाइस्ता खान कुंडी ने आज केस की समाअत शुरू की तो अली अमीन गंडापुर के वकील ज़हूरुल हसन राजा अदालत में पेश हुए। जज ने पूछा कि मुल्जिम कहाँ है। सुबह से 3 मरतबा केस कॉल हुआ लेकिन मुल्जिम अभी तक पेश नहीं हुआ, जिस पर मौमिन वकील अताउल्लाह बरकी की जानिब से बताया गया कि पेशावर में सैलाब की सूरत हाल है। जज ने अली अमीन गंडापुर के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि क्या आपको पता है कि गुज़िश्ता तारीख पर वकील साहब को मैंने कहा था कि आपके मामलात इसी तरह चलते रहेंगे। गुज़िश्ता समाअत पर आपने जो अंडरटेकिंग दी थी वो आपको याद है? जिस पर वकील ज़हूरुल हसन ने जवाब दिया कि अली अमीन गंडापुर की तबीयत नासाज है, इसलिए उनकी मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाई जा रही है। जज ने कहा कि आपकी मावन वकील कह रहे हैं कि सैलाब की सूरत हाल है, जबकि आप कह रहे हैं कि तबीयत नासाज है। आपको मैंने पिछली समाअत पर भी रिलीफ दिया था। वकील ज़हूरुल हसन राजा ने कहा कि 5 केसेस थे, मैं अभी फ्री होकर अदालत में पेश हुआ हूँ और हमारी बरियत की दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है। पर जज की जानिब से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है कि केस आखिरी मराहिल में हो तो बरियत की तरफ नहीं जाना बल्कि मेरिट पर फैसला करना है। 8वीं मरतबा 342 का बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ और फिर कहते हैं कि फेयर ट्रायल का हक नहीं मिलता, जिस पर वकील ने कहा कि यह ज़्यादती है। मुल्जिम एक सूबे के वज़ीर आला हैं, मैं मौजूद हूँ, फिर भी आप सख्त ऑर्डर कर रही हैं। जज ने कहा कि अगर केस में कुछ नहीं है तो बहादुर बने और अदालत का सामना करें। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर की तिब्बी बुनियादों पर केस में पेश होने से मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए SHO थाना बाराकऊ को कल यानी 5 सितंबर को अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके अदालत के रूबरू पेश करने का हुक्म दे दिया। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी थाना बाराकऊ पुलिस को मौसूल हो गए हैं, जिस पर उनके DI खान के घर का पता भी दर्ज है। और इस्लामाबाद पुलिस ने अली अमीन गंडापुर के वकला को भी वारंट गिरफ्तारी की कॉपी फराहम कर दी है। इससे पहले इस केस की समाअत 29 जुलाई को हुई थी, जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बार बार पेश न होने पर सिविल जज शाइस्ता खान कुंडी ने बरहमी का इजहार किया था और कहा था कि अगर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कुछ नहीं है तो वो बहादुर बने और बयान रिकॉर्ड करवाएं। सिविल जज ने अली अमीन गंडापुर के वकील से कहा था कि अदालत को अंडरटेकिंग दे दें कि कब अली अमीन गंडापुर अदालत में पेश होंगे, जिस पर उनके वकील ने कहा था कि 4 सितंबर की तारीख दे दें। अली अमीन गंडापुर अदालत में पेश हो जाएंगे, लेकिन आज 4 सितंबर को भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अदालत में पेश नहीं हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ 2016 में उस वक्त थाना बाराकऊ में मुकदमा दर्ज हुआ था, जब 30 अक्टूबर 2016 को इस्लामाबाद लॉकडाउन करने के ऐलान के बाद वो खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वज़ीर की हैसियत से इमरान खान से मिलने के लिए बनीगाला जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में लगे हुए नाके पर पुलिस एहलकारों ने उन्हें रोका और उनकी गाड़ी से 2 क्लाशिनकोव और शराब की बोतलें बरामद करने का दावा कर दिया। ताहम उन्हें गिरफ्तार करने में नाकाम रही थी। इसके बाद मीडिया से बात करते अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि मेरी गाड़ी से बरामद होने वाला असलहा कानूनी था, गाड़ी से शराब की कोई बोतल नहीं निकली, वो असल में शहद की बोतलें थी। DPO जो कि नौकर बना हुआ है नवाज शरीफ का चमचा, उसको शर्म नहीं आती है कि मेरे साथ सरकारी पुलिस है, ये भी कहे कि इसकी जुर्रत कैसे हुई है, जैसे सरकारी लोगों को पकड़ा है, इसने गिरफ्तार किया है, मेरी गाड़ी कैसे गैर कानूनी है। शहद है 8 बोतल है, मैं शहद पीता हूँ। मेरे पास 500 राउंड का लाइसेंस है असले का, SMG का, सरकार ने बना के दिया है मुझे, मैं हाल उठाने को तैयार हूँ। इस पूरी कौम के सामने हर तरह का हाल। ये शहद थी, एक शहद को शराब पे कहकर ये क्या सबूत दे रही है पुलिस कि ये बोतलें शहद की थी या शराब की थी। ये आए मीडिया पे ये कुरान उठाए, हाथ उठाए कि ये शहद था या शराब थी। 2016 में जब पनामा लीक्स का केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत था तो इमरान खान ने उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत से पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया था, जिसके बाद उन्होंने 2 नवंबर को इस्लामाबाद बंद करने का ऐलान कर दिया था और हुकूमत ने इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए थे। और फिर 30 अक्टूबर को अली अमीन गंडापुर की गाड़ी से असलहा और बोतल मिलने का वाक़या पेश आ गया था। एक तरफ आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अदालत का ये हुक्म सामने आया है और दूसरी तरफ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि 2/3 अक्सरियत वाले वज़ीर आला अपनी असेंबली में जाने से कतरा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो अक्सरियत खो चुके हैं। 4 मरतबा असेंबली का इजलास मुलतवी हो चुका है। बेहतर होगा कि अली अमीन गंडापुर एतमाद का वोट ले लें। हमारे वज़ीर आला साहब सूबाई असम्बली की जो है मैंडेट जो है जो उनको मिला था उसमें भी नाकाम हो चुके हैं, क्योंकि आपको भी इंफॉर्मेशन आई होगी कि 4 दफ़ा सूबाई असम्बली का इजलास मुलतवी हो चुका है। आज 2/3 अक्सरियत वाला वज़ीर आला अपनी सूबाई असम्बली जाने से कतरा रहा है। इसका मतलब है कि वो जो है सूबाई असम्बली में अपनी मेजॉरिटी जो है वो खो चुके हैं। मेरा उनको ये तजवीज़ होगी और उनको मैं ये मुतालबा करूँगा कि आप एतमाद का वोट ले लें ताकि पता चल जाए कि सूबे में आपके पास अक्सरियत है या नहीं है। मेरे मुताबिक उनके पास अक्सरियत नहीं है। ऐसा ना हो कि कल अदम एतमाद की तहरीक आ जाए या आपको सरकारी तौर पर एतमाद के वोट के लिए कहा जाए। तो बेहतर होगा कि आप एतमाद का वोट ले लें। आप एतमाद खो चुके हैं। जिस तरीके से आप वजीर, एडवाइज़र, स्पेशल असिस्टेंट और पार्टी के ओहदों में जो है तकसीम कर रहे हैं और लोगों को हटा रहे हैं, ये उनकी बौखलाहट का शिकार है। अगर वो करप्ट हैं तो पहले तो उनको सजा दी जाए, एक कमेटी बनाई जाए, ऐसी कमेटी बनाई जाए जिन्होंने करप्शन की सजा हो जाए। हमारे साथ मुशीर इत्तलाफ खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर सैफ साहब से गुफ्तगू करने के लिए। बिल्कुल आखिरी मराहिल में केस है, 342 का सिर्फ एक मामला है। क्यों नहीं गंडापुर साहब पेश हो रहे हैं कि ये सूरत हाल हो गई है कि पेश करने का उनको हुक्म दिया गया?
देखिए, पेश करने ना होने की वजह कम से कम ये नहीं है कि अदालत से कोई डर या खौफ है या कहीं उनको ये खतरा है कि उनको सजा दे दी जाएगी, क्योंकि अभी तो वो स्टेज ही नहीं आई। तो ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ ये है कि वाकई वो उनके ये मसाइल हैं, तबीयत भी उनकी ख़राब है। मैं कल भी उनसे मिला हूँ, तबीयत उनकी ठीक नहीं है और साथ में बाकी इश्यूज भी हैं, सूबे को भी देख रहे हैं। हो सकता है कि मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं है, और वकील ने जो कहा है वैसे तो उसूली तौर पर और कानूनी तौर पर जज को चाहिए कि अगर उसके सामने जब तक कॉन्ट्ररी फैक्ट्स ना हो तो उसको वकील की बात पर, वकील की स्टेटमेंट पर एतमाद करना चाहिए। अपनी तरफ से इख्तिरात या अंदाजे नहीं लगाने चाहिए, बल्कि फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए। तो फैक्ट्स तो यही है कि जब मेडिकल सर्टिफिकेट पेश हो रहा है तो आपको उसको मान लेना चाहिए। प्राइम फेसाई वो एविडेंस है कि हाँ वो बीमार है। अब रह गई बात इसकी कि वारंट, तो वारंट का कोई मसला नहीं है। ये अदालतें हर रोज वारंट भी इशू करती हैं, नाकाबिल जमानत भी करती हैं, उसके बाद वो ख़त्म भी हो जाते हैं। ख़त्म हो जाए वारंट जो है वो इनफेक्टिव हो जाते हैं जब मुल्ज़िम पेश हो जाता है, और या वकीलों की इस्तदा मान ली जाती है, तो वो हम कर लेंगे, वो तो मैनेज हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन असल में ये एक और भी इसका फैक्टर है, और वो फैक्टर ये है कि हुकूमत क्योंकि 8 सितंबर के जलसे से की वजह से बहुत ज्यादा घबराहट का शिकार है, इसलिए इस तरह की चीजों को बहुत उठाया जा रहा है। मतलब अगर जज ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी तो क्या हुआ? आज मैं यकीन से कह सकता हूं कि इस्लामाबाद की अदालत इन्हीं अदालतों से हजारों की तादाद में इस तरह के वारंट जारी हुए होंगे, लेकिन खत्म भी हो जाते हैं। वो ठीक वो आपकी दुरुस्त के बहुत ज़्यादा वारंट जारी होते हैं, मगर जज साहिबा ज़ाहिर ये भी कह रही है कि मुतादिद दफ़ा कहा गया, मुतादिद दफ़ा उनको इस हवाले से रिलीफ दिया गया, मगर पिछली समात में उनके वकील की तरफ से अंडरटेकिंग दी गई थी। सवाल ये कि इस अनसर्टेनिटी को रखना ही जारी क्यों रखना है? जब अगर कॉन्फिडेंट हैं वो कि बरी हो जाएंगे तो मामला ख़त्म करें, पेश हो और केस ख़त्म कराएं। नहीं तो ठीक है, पेश तो हो रहे हैं ना। देखिए मेरी बात सुने शाहजेब, जब वकील पेश होता है तो कानूनी तरीका भी ये है कि या मुल्जिम खुद पेश हो या वकील पेश हो। वकील पेश हो गया तो मेरे ख्याल में जो कानून की रिक्वायरमेंट थी वो तो पूरी हो गई। आपने अगर आगे प्रोसीड करना है या कुछ करना है जिसमें रुकावट आ रही है तो वो आप उसको कह सकते हैं कि अगली डेट पर आए, वरना मैं इसको ये स्टेप लूंगी। सिर्फ साहब हुआ ना, क्योंकि 342 का बयान होना है जिसके लिए उन्हें बुलाया जा रहा है। 342 का बयान खुद देंगे, 8वीं मरतबा बुलाया गया उन्हें। देखें बिल्कुल पेश हो जाएंगे। 342 का बयान भी एक लीगल फॉर्मेलिटी है, हो जाएगी। 342 का बयान से कोई भी नहीं भाग रहा। हमारे ऊपर तो केस ही सारे मनगढ़ंत और झूठे केस हैं। हमें यकीन है इस बात का कि 342 का बयान हो जाएगा, जब एविडेंस आएगा तो जज साहिबा उन्हें बरी भी कर देंगी। लेकिन मसरूफियात या वजूहात होती हैं। आखिर सूबे की CM हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं शाहजेब कि किस किस्म की मसरूफियात होंगी। हमारे सूबे में 10,000 और भी इशूज हैं, फिर बीमारी तबीयत की भी प्रॉब्लम थी, खराबी थी। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये कोई इतना सीरियस इशू था जिस पे वारंट इशू करना चाहिए थे। लेकिन चले इशू कर भी दिया तो ये खत्म भी हो जाएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। असल फोकस जो है वो हमारा इस वक्त जलसे पे है। हम जलसा करना चाह रहे हैं, अजीम शान जलसा करना चाह रहे हैं। और बाज़ औक़ात ये जो हमारा वजारत दाखिला और इंतजामिया है ये भी इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश करके ये तासुर भी देने की कोशिश कर रहा है कि जैसे अली अमीन गंडापुर कोई बहुत ही आदी और बहुत बड़ा मुजरिम है और दहशतगर्द है और वो कहीं कानून का सामना नहीं कर रहा। मेरे ख्याल में ये सारी चीजें 8 सितंबर के बाद आपको खुद ही खत्म होती हुई नजर आएगी। अगर 8 सितंबर का जलसा हो गया, क्योंकि ये केस वाकई बार बार हेडलाइंस में आ जाता है, 2016 से चल रहा है, तो उसके बाद वो पेश होकर ये मामला खत्म कराना चाहेंगे वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा? शाहजेब अभी ये जो हफ्ता गुजरा है इसमें भी वजीर आला साहब इस्लामाबाद में थे। उन्होंने मुख्तलिफ अदालतों में पेश होकर फैसलाबाद तक गए, वहाँ अदालतों में पेशियां लगाई हैं, भुगती हैं। मुख्तलिफ अदालतों में जो उनके खिलाफ ये 2000 केस इन्होंने बनाए हुए हैं झूठे, तो उन सब में पेश हो रहे हैं, इनमें भी पेश हो जाएंगे। ये कौन सा कोई बहुत बड़ा कोई दहशतगर्दी का केस है? छोटा सा वाकया हुआ था जिस पर गलत FIR दर्ज की गई है, ये भी खत्म हो जाएगा, बिल्कुल पेश होंगे। ये तो कमिटमेंट है कि हम पेश होंगे और केसेस खत्म करेंगे। और साथ में आज जो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हैं उन्होंने कहा कि वो कह सकते हैं कि एतमाद का वोट लें क्योंकि हाउस का एतमाद खो चुके हैं। अब उसूली तौर पर तो आप लोगों के पास 3/4 से भी ज़्यादा मेजॉरिटी है खैबर पख्तूनख्वा में, 93 आपकी सीटें हैं, तो एक कंप्लीट क्लीन स्वीप की सूरत हाल है। मगर PTI के पास तो वो सीटें हैं, मगर गवर्नर साहब इम्प्लाई कर रहे हैं कि वजीर आला के पास नहीं है उनका एतमाद, और वो कह सकते हैं एतमाद का वोट लेने का। गवर्नर साहब को बाई चांस इत्तेफाकन मौजज़ाना तौर पर गवर्नरी क्या मिली है कि उन्हें समझ नहीं आ रही कि अब मैं कैसे लोगों को ये बताऊं कि जी मैं हूं गवर्नर, मेरी तरफ देखो गवर्नर आ रहा है। वो इस तरह के बयानात देकर
गैर ज़रूरी तौर पर अपने आप को उजागर करना और मीडिया की जीनत बनना चाहते हैं। उनके पास करने को कुछ है भी नहीं और वो यो लोगों को भी दिखाना चाह रहे हैं कि आओ देखो मैं गवर्नर हूँ। तो इस तरह के बयान देकर कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं और फिर इसी तरह मैं और आप बैठ के मीडिया के टॉक शोज में उनको डिस्कस करते हैं और उनका काम हो जाता है। वैसे एक बात वो ये कह रहे हैं कि करप्ट लोगों को अगर काबीना से निकाले तो उन्हें सजा भी दें, निकाल के क्यों बैठ गए ऐसे? पहली बात यहाँ तक यह है कि जहां तक करप्ट लोगों का ताल्लुक है, करप्ट लोगों के खिलाफ अगर जब एविडेंस आता है तो कार्रवाई होती है और उनको थोड़ी सी इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए ये भी कहना चाहिए कि हाँ, अगर किसी वजीर के खिलाफ पीटीआई की हुकूमत में करप्शन के इल्जामात लगे तो बाकायदा कमेटी बनाकर उसकी तहकीकात की गई, जिसके नतीजे में उसको वजारत के ओहदे से निकाला गया। ये क्रेडिट भी हमें दें, हमने ये किया है। उनके दौरे हुकूमत में उनकी पार्टियों में नैब ज़दा अरबों रुपए के चोर बैठे हुए हैं, उनको नहीं नजर आते, अपने लीडर उनको नहीं नजर आते, हमारे ऊपर इल्जाम करप्शन का लगा रहे हैं। दूसरी बात, उनके खिलाफ कार्रवाई मजीद भी आगे बढ़ेगी। इंशाल्लाह आप देखेंगे कार्रवाई हतमी इंजाम तक पहुंचेगी, कानूनी तरीकाकार सारा एडॉप्ट किया जाएगा। पहली बात, और हो रहा है, प्रोसेस इज ऑन। हमें जरूरी नहीं है कि हम जाकर मीडिया पे बैठ के सारी एक एक स्टेप बताएं या गवर्नर साहब को वजाते हैं। वैसे साहब आप चैलेंज कर रहे हैं फिर गवर्नर साहब को कि अगर उन्हें एतमाद के वोट का कहना है तो कह लें, नजर आ जाएगा कि एतमाद है, कर लेना। मैं तो चैलेंज क्या, मैं तो कहता हूँ बातें करने की बजाय एक्शन करो। मीडिया में जिंदा देखें, आप 2 दिन पहले इन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में डायरेक्ट वजीर आला साहब के बारे में कहा कि जी वो लोगों से रिश्वतें लेते हैं और अफसरान को पैसे लेके तैनात करते हैं। यार अजीब सी बात है बेशर्मी की और हटदर्मी की कि आपकी पार्टी तो पूरा पाकिस्तान बेच के खा गई। आज भी आईपीपीज में आप ही के लीडरों के शेयर्स हैं और वो पाकिस्तानी कौम का खून चूस रहे हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं और आप बैठकर गवर्नर के वजीर आला के बारे में बगैर किसी सबूत के इल्जाम लगा रहे हैं। हमने उनको लीगल नोटिस भेज के अदालत में बुलाया है, वहां पे सबूत लेकर आए कि वजीर आला ने कौन से किससे पैसे लिए। दूसरी बात यह है कि इसको ये ड्रामे में फिर ये बात करूंगा, ये ड्रामाबाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर तो है तो कर दो, कह दो उसको कि एतमाद का वोट ले ले, वो ले लेगा। अच्छा, मगर फिर असेंबली का इजलास क्यों नहीं बुला रहे हैं वो, जिसके हवाले से उन पर तनकीद हो रही है? असेंबली का इजलास नहीं हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में। जहां तक असेंबली के सेशन की डिले का ताल्लुक है, वो स्पीकर की सवाबदीद है, स्पीकर का काम है असेंबली का सेशन बुलाना है, कब बुलाना है। अब ये हमारा जलसा चूंकि होने वाला है, इस जलसे की वजह से MNAs को MPAs को तैयारी के लिए टाइम चाहिए, सेशन में इन्वॉल्व होंगे, अपने हलकों में काम नहीं कर सकते, हम उन लोगों को मोबिलाइज करेंगे जलसे के लिए। तो इस वजह से जलसे को इसके बाद रखा गया है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई खौफ है। हमारी शाहजेब वहां पे 2/3 भी नहीं, अल्लाह के फजलो करम से 3/4 मेजॉरिटी है। एग्जैक्टली ये कह रहा हूँ मैं कि 3/4 आपके पास है। बेशर सैफ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते एक और बहुत अहम मामला है, क्या हुकूमत वाकई बिजली की कीमतों में कमी करने का दावा पूरा कर सकती है या सिर्फ वादे हैं? तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। पावर सेक्टर, IPPs के साथ मुआहदे, बिजली की बुलंद कीमतें और आवाम की बिल ना अदा करने की इस्तिताअत हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन गए हैं और हुकूमत कभी एक तरीके से और कभी दूसरे तरीके से आवाम का बोझ कम करने का दावा कर रही है। चीन से CPEC के तहत होने वाले मुआहदों पर कर्जों की रिप्रोफाइलिंग का मुतालबा किया गया। वजीर तवानाई और वजीर ख़जाना चीन गए, यह दावा भी किया गया कि मजबूत बातचीत हुई है, अभी तक कोई नतीजा नहीं आया, इंतजार है। इम्पोर्टेड कोयले पर चलने वाले पावर प्लांट्स को लोकल कोयले पर तब्दील करने का भी दावा किया जा रहा है। इस हवाले से भी पेशरफ्त का दावा किया जा रहा है। फिर शोर उठा कि बिजली पैदा करने वाली कंपनीज के मुआहदों को दोबारा रीनिगोशिएट किया जाए। फिर खबर आई कि हुकूमत 1994 और 2002 के तहत लगने वाले पावर प्लांट से बातचीत कर रही है। फिर निगरान हुकूमत में वजीर तवानाई रहने वाले मोहम्मद अली को गुज़िश्ता महीने वजीर आज़म ने एनर्जी सेक्टर पर अपना मुआविन खुसूसी बना लिया। मोहम्मद अली ही वो शख्सियत हैं जिन्होंने 2019 में बिजली पैदा करने वाले कारखानों का तफसीली ऑडिट करके रिपोर्ट बनाई थी, जिसके बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत में दोबारा मुआहदे रीनिगोशिएट किए गए। मगर अब इतलात आ रही हैं कि उन्हीं बिजली बनाने वाली कंपनीज के साथ दोबारा मुज़ाकरात हो रहे हैं, उन पर कॉन्ट्रैक्ट मनसूखी के दबाव की खबर आई। ताम वज़ारत तवानाई इन खबरों की तरदीद कर रही है। फिर शहबाज राना ने यह खबर दी कि हुकूमत IMF के साथ एक ऐसा प्लान शेयर कर रही है जिसके तहत 2800 अरब रुपए यानी तकरीबन 6 रुपये फी यूनिट बिजली की कीमत में कमी की जाए, जिसमें सूबे जो हैं वो भी अपना हिस्सा डालें, वफाक भी अपना हिस्सा डालें, एक पूरा इस हवाले से एक प्लान हो। मगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इसके हवाले से इनकार कर दिया। उनकी खबर के मुताबिक इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ वफाकी वजीर बराए पावर डिवीजन उवैस लगारी साहब मौजूद हैं। आज आसफा भुट्टो जरदारी ने सिंध में और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सिंध के अंदर जो लोड शेडिंग उस पर कड़ी तनकीद की है, उसका भी जवाब उनसे लेंगे। लगारी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपकी अपनी वजारत ऐसी है कि चंद दिन में बहुत सारी खबरें जमा हो जाती हैं और बहुत सारे मामला इस वक्त हैं जिन पर
पर आपसे बात करनी है। सबसे पहले, क्या वाकई ये बात दुरुस्त है 2800 अरब रुपए का प्लान, यानी कि 6 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत में कमी करने का प्लान जो कि IMF को दिया गया है, जिसमें 1400 अरब रुपए सूबे अपने अपने खर्चे कम करके कंट्रीब्यूट करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा ने पहले ही मना कर दिया। बाकी 700 अरब रुपए तकरीबन PSDP से निकाले जाएं और बाकी हेड से निकाले जाएंगे। क्या ये दुरुस्त है? शाहजेब भाई, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, हम लोग पिछले 3-4 महीने में मुख्तलिफ ऑप्शंस अपनी प्राइसेस को और कीमतों को नीचे लेके आने के लिए मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस, कौन उसको फंड करेगा, कौन सोर्स करेगा, किस तरह होगा, टैक्सेस में कमी क्या आ सकती है, नहीं आ सकती, तमाम चीज़ें जो मीडिया में आप लोग देखते रहते हैं और कहते रहते हैं, वो तमाम उन ऑप्शंस के ऊपर हमारी वजारत 3-4 महीने से गौर कर रही है ताकि लोगों को रिलीफ दिया जा सके और कीमतों को ऐसे अंदाज में कम किया जा सके ताकि जो हमारी फिस्कल डिसिप्लिन की जितनी भी कमिटमेंट्स IMF और मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ हैं, जो हमें सिर्फ एक ज़िम्मेदारी के साथ आगे चलने का कहते हैं और एक फिस्कल डिसिप्लिन इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, तो उनके साथ मुख्तलिफ जो मौक़े के ऊपर गुफ्तगू रहती है और ये उस गुफ्तगू का एक जो पूरा सिलसिला है उसकी एक सिर्फ कड़ी है जिसका आपने अभी ज़िक्र किया। तो हम लोग मुख्तलिफ ऑप्शंस एक्सप्लोर करते रहते हैं। अभी कोई चीज़ फाइनलाइज नहीं हुई। इस वक्त हमारा फोकस हमारे IMF का जो प्रोग्राम है वही है और हम उसके ऊपर मुकम्मल डिसिप्लिन के साथ चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मगर क्या ये दुरुस्त है कि क्योंकि वैसे वाकई अनरियलिस्टिक लगता है, तो IMF का बोर्ड नहीं हुआ, फिर 2800 अरब रुपए के इस प्लान पर वो मान जाएं, फिर सूबे मान जाएं। खैबर पख्तूनख्वा ने पहले ही मना कर दिया। ये बात दुरुस्त है कि आपने जब ये प्रपोजल दिया? नहीं, इस खैबर पख्तूनख्वा के साथ हमारी या किसी भी सूबे के साथ कोई फॉर्मल एंगेजमेंट इस मामले के ऊपर नहीं हुई। ये हमारे अपने वजारत के अंदर मुख्तलिफ प्लान्स, किस तरह कमी आ सकती है, क्या चीज़ करें तो उसका टैरिफ के ऊपर कितना असर होगा, अगर हम सेकुलर डेट को पे ऑफ करें उसका क्या होगा, अगर उसकी हम रीप्रोफाइलिंग अपने लोकल बैंक्स के साथ करें उसका क्या होगा, ये तमाम चीज़ें हमारी वजारत के अंदर हर वक्त सामने आती रहती हैं। कोई चीज़ें बाहर मीडिया में आती हैं जो फिर ओपन डिस्कशंस का हिस्सा बन जाती हैं, लेकिन हम लोग बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे चलेंगे ताकि हमारे जो कमिटमेंट्स हैं इंटरनेशनल, उनके अहदाफ भी पूरे हों और कोई ना कोई एक सस्टेनेबल तरीके से, यानी एक आर्जी तौर पे नहीं लेकिन मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर कीमतों के अंदर कमी को हम इंशाल्लाह आवाम को डिलीवर करके दें। मगर फिर अगर खैबर पख्तूनख्वा से बात नहीं की तो फिर IMF से भी बात नहीं की आपने। IMF को अभी तक ये प्लान पेश नहीं किया। ये इंटरनल वर्किंग है सिर्फ और सिर्फ मिनिस्ट्री की। इंटरनल वर्किंग है, उनके साथ भी किसी लेवल के ऊपर शेयर कुछ हुआ है, लेकिन ऐसा कोई फॉर्मल डिस्कशंस इसके ऊपर हम लोग ना इस वक्त कर रहे हैं और अभी हम फोकस कर रहे हैं अपने और इंटरनल जो मामलात हैं, अपने जो प्राइवेट IPPs हैं, उनकी जो डेट सर्विसिंग के मामलात हैं, उनकी रिटर्न ऑन इक्विटी है, उनका ONM के हायर एक्सपेंडिचर्स हैं, उसके ऊपर बहुत तफसील से अब हमारा काम तकरीबन पाए तकमील तक पहुंच चुका है और हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये मुल्क बहुत जल्द खुशखबरी सुनेगा। जो IPPs के मामलात थे, लेकिन एक बहुत रिस्पॉन्सिबल एक हुकूमत के तरीके से और इंशाल्लाह म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ शायद इसमें कोई पेशरफ्त आवाम ज़रूर देखे। वैसे मगर म्यूचुअल एग्रीमेंट है या फिर वन साइडेड प्रेशर है जिसमें रियासती इदारों को भी इस्तेमाल किया जा रहा है और मीटिंग भी रियासती इदारों के दफ्तर में हुई है। ज़ाहिर 2019 में भी जो रीनिगोशिएशन हुई थी उसमें रियासती इदारे इन्वॉल्व थे, बाकायदा तौर पर उनके ऑफिस में ये सारे के सारे मामलात हुए थे। तो क्या अब भी दोबारा उन पर दबाव डाला जा रहा है, ख़ासतौर पर 1994 वाले जो IPPs है कि जी शेल भी कर दिया जाए, मामला ख़त्म किया जाए, और 2002 वालों पर भी प्रेशर है? शाहजेब भाई, 2019 के अंदर मुझे नहीं मालूम किस तरह हुआ था, लेकिन 2019 में अगर कुछ काम हुआ भी था तो इमरान खान की काबीना ने इन IPPs को रिलीफ दिया था एक आर्बिट्रेशन प्रोसेस के अंदर भेज के, और जो कुछ उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरीज़ हुई थी उनको सामने ला के उनको कन्विंस ना करके आर्बिट्रेशन के प्रोसेस में भेज देना, उनको एक रास्ता दिखाना था कि चलें आपकी बात लंबी हो जाएगी, आराम से हो जाएगी। और ये इमरान खान की हुकूमत और काबीना का जिस तरह उस वक़्त जो मामलात थे
वो मैं समझता हूँ बहुत एक बड़ा मौका था जो उन्होंने ज़ाया किया, बल्कि शायद जानबूझ के ज़ाया किया। इस वक्त हम किसी किस्म का कोई ऐसा कोई प्रेशर किसी किस्म का एग्जर्ट नहीं करें। मेरी पहले दिन से चाहे जिसका जो भी मौक़िफ़ रहा, मैंने हमेशा बतौर एक वज़ीर पावर की ये बात की कि ये हमेशा म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ इसको तय करेंगे, एक रिस्पेक्टफुल तरीके से तय करेंगे और म्यूचुअल एग्रीमेंट ही इसका हल है। और इंशाल्लाह इस बात तक तो मैं समझता हूँ तमाम इस बात के ऊपर ना सिर्फ ईमान की हद तक यकीन करते हैं कि आजकल के हालात ना इन IPPs के लिए अच्छे हैं, ना आवाम के लिए अच्छे हैं और ना मुल्क के लिए अच्छे हैं। वैसे मगर तो क्या अभी भी ये हुआ है कि हालात सस्टेन नहीं हो सकते? अब 2019 में भी चेंज आना पड़ेगा। 2019 में अली मोहम्मद साहब की स्टोरी वो सारी की सारी उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी। अब वो SAPM बन गए हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के, और उनकी इस रिपोर्ट के बाद ही 2019 में वो रिपोर्ट है। उसके बाद इन IPP से मुआहदे हुए जो आप कह रहे हैं कि दुरुस्त नहीं थे, मगर अब मसला ये है कि अब क्या उन्हें उसी रिपोर्ट की बुनियाद पर, क्योंकि एक दफ़ा हुकूमत उनके साथ मुआहदा कर चुकी, उसी रिपोर्ट की बुनियाद पर उनसे दोबारा रीनिगोशिएट किया जा रहा है? और क्या प्रेशर नहीं डाला जा रहा है? क्योंकि उनका कहना है कि पहले ही हमारे साथ मुआहदा हो गया, जो स्टोरीज रिपोर्ट हुई हैं 148 पर डॉलर पैग हो गया, क्या अब उन्हें मजबूर किया जा रहा है? आप टेक और पे की जगह टेक एंड पे कर दें, इस पर मजबूर किया जा रहा है? रियासत और मुल्क किसी को मजबूर नहीं कर सकती किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत। हम लोग अपना हक इंशाल्लाह अक्ल व फ़हम और बिल्कुल वो लॉजिक के तहत करेंगे। हम लोगों ने उस वक़्त जो मोहम्मद अली की रिपोर्ट थी वो एक ख़ास हद तक इन्वेस्टिगेशन हुई थी जिसमें मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत थी। वो मज़ीद इन्वेस्टिगेशन ना सिर्फ अब काफ़ी आगे एडवांस स्टेज तक पहुंच चुकी है, बल्कि हम इस इन्वेस्टिगेशन को एक और अगले मरहले पे भी लेके जाने वाले हैं। और हम समझते हैं कि ये IPPs म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट के ज़रिए ज़रूर हमारी बात जो हम उनके सामने गुजारिशात रखेंगे वो म्यूचुअली एग्री अपॉन ज़रूर करेंगे। वो भी पाकिस्तानी हैं, उनको भी दर्द महसूस होना चाहिए। आज जो मुल्क का और इस सेक्टर का बेड़ा गर्क हुआ है तो उसमें हर एक को किरदार अदा करना चाहिए और पड़ेगा इंशाल्लाह। अच्छा, मगर कब किन IPPs तक बात होगी? क्योंकि जो 94 वाली IPPs हैं उनका तखमीना है कि अगर आप कर भी दें तो 54 पैसे फ़ी यूनिट फ़र्क पड़ जाएगा। अगर जो 2002 वाले IPPs हैं उनका कर दें तो 85 पैसे फ़ी यूनिट फ़र्क पड़ जाएगा, यानी कि टोटल ₹1.39 फ़ी यूनिट का फ़र्क पड़ जाएगा। अगर आप इनके सारे मुआहदे टेक एंड पे भी कर दें, कैपेसिटी पेमेंट का सारा बोझ भी इनसे हटा लें, तो सिर्फ इन्हीं तक रहेंगे? आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे? नहीं, ये बोझ जो है शाहज़ेब भाई ये आइंदा चंद सालों के अंदर कई हज़ार अरब रुपए के अंदर जाता है। ना सिर्फ इन सालों के अंदर उसके अंदर कीमत के अंदर बिजली की कमी आएगी सार्फिन के लिए, बल्कि ये पूरे पावर सेक्टर को भी एक बहुत हेल्दी तरीके से आगे लेके जाएगा। और भी मुख्तलिफ तरीके हैं कीमतें कम करने के, जिसके अंदर चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स के साथ हम लोग हुकूमत चीन के साथ इस वक्त काफ़ी एडवांस स्टेज के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। हमारी दोनों कमिटीज़ कोल और रीप्रोफाइलिंग के ऊपर आप मालूम है हमने नोटिफाई भी कर ली हैं। उन्होंने IPPs के साथ गुफ्तगू भी शुरू कर दी है और हम काफ़ी अच्छे स्टडी एक पेस के ऊपर आगे चल रहे हैं, जिसके आपको नताइज जल्द इंशाल्लाह नज़दीक मुस्तकबिल के अंदर मिलेंगे। लेकिन जो आपने प्लांट्स की बात की, तो हम लोग नॉन G2G बेसिस के ऊपर जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, चाहे वो विंड हैं, सोलर हैं, कोल हैं, या वो फर्नेस ऑयल के हैं या गैस के हैं, उन तमाम प्लांट्स जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के एक एम्बेड के बाहर लगाए गए, उन सब के साथ बातचीत कर रहे हैं। G2G के जो एम्बेड के अंदर लगे हैं उनके साथ हमने मुख्तलिफ तरीके से बात शुरू की है, जिसके अंदर आप डेट रीप्रोफाइलिंग और कोल कन्वर्जन की बात पहले ही सुन चुके हैं। अच्छा, अब जब डेट रीप्रोफाइलिंग है और कोल कन्वर्जन है, उससे तो ज़ाहिर नज़र आता है कि एक इम्पैक्ट आएगा। डेट प्रोफाइलिंग अगर इमीडिएटली हो जाती है, इमीडिएट इम्पैक्ट आ जाएगा। कोल में ज़रा टाइम लगेगा मगर इम्पैक्ट आ जाएगा। मगर जो बाकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में हमने देखा है कि जब प्रोपेगेंडा हो, और पहले गौहर एजाज साहब अचानक एक्टिव हो गए थे, अब खामोश हो गए, तो जब इस किस्म की
बातें हों या फिर उस तरीके से नहीं बोल रहे हैं, जब इस तरीके से बातें हों तो धुंध ज़्यादा आ जाती है। अब अगर आप रिसर्च देखें तो अगर 18 रुपये की कैपेसिटी पेमेंट है तो 12 रुपये तो एलोकेटेड है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जनरेशन यूनिट्स के लिए, RLNG प्लांट्स, न्यूक्लियर, हाइडल, विंड जो प्लांट्स हैं। फिर 4 रुपये 60 पैसे जो अप्रॉक्सीमेटली है वो डायरेक्टेड कैपेसिटी पेमेंट है थर्कोल बेस्ड पावर प्लांट के लिए। तो बाकी तो IPPs के 1 रुपये 39 पैसे जो हम बात कर रहे थे वो बनता है। तो इतना ज़्यादा रूम है आपके ख्याल में कि आप रीनिगोशिएट कर लें और कम कर दें टैरिफ? शाहजेब भाई, मेरे अंदाजे के मुताबिक इनके साथ रीनेगोशिएशंस अगर अच्छी हेल्दी टर्म्स पे जो उनके फ़ायदे में भी हों, जो उनके नुकसान में ना हों और मुल्क के फ़ायदे के अंदर हों, उसके ज़रिए आपको सालाना आराम से तकरीबन कोई 250 से 300 अरब रुपए की बचत होगी और 250 से 300 अरब रुपए का बोझ हमारे सार्फिन से सालाना हटेगा। वो जो तकरीबन 2.5 से 3 रुपए के अंदर ट्रांसलेट करता है। और वो हम समझते हैं कि इस पावर सेक्टर की फाइनेंशियल्स के अंदर यही वो बोझ हैं। 2.5, 3, 2, 4 रुपए करके हमने इस कीमत को इंशाल्लाह इंटरनेशनली कम्पिटिटिव प्राइसेस के बराबर लेके आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि अब सर्कुलर डेट एक मसला है, IMF के साथ तो आप नंबर्स पे कमिट करते हैं, 2310 अरब रुपए जून 2024 तक सर्कुलर डेट होगा, ये प्रॉमिस किया, मगर वो 2600 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया। अब उसका नंबर भी नहीं प्रिंट हो रहा था, जब प्रिंट हुआ है तो मई तक 2600 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया। इस एक माह में आप 2310 अरब रुपए की कमिटमेंट पूरी कर लेंगे क्या? उसको रिवर्स कर देंगे या कर लिया है आपने, क्योंकि नंबर नहीं आया अभी? शाहजेब भाई, जो हमने सर्कुलर डेट का, जो पावर सेक्टर का जो सर्कुलर डेट है, उसको हमने एक ही जगह पे रखा हुआ है और वो उससे नहीं बढ़ा। उससे जितना भी ज़्यादा नुकसान होता है वो हर दफ़ा हम अपने बजट के अंदर एब्जॉर्ब करके फिस्कलाइज करते हैं। वो इस साल का जो सर्कुलर डेट का मैनेजमेंट प्लान है, जिसके तहत मुख्तलिफ डिस्कोज ने एक ख़ास हद तक नुकसान करना है। नए बोर्ड्स आने के बाद पिछले एक हफ्ते के अंदर हमने एक पूरी मुहिम चलाई है उन नए बोर्ड्स के साथ और उनको एज शेयर होल्डर टारगेट दिए हैं कि जो आपका सर्कुलर डेट के तहत नुकसान इजाज़त है उससे भी आधा करके आप हमें देंगे। उसकी पूरी प्लानिंग हो रही है, उसके रोल आउट प्लान्स बन रहे हैं और हम समझते हैं कि इस साल इंशाल्लाह नुकसान के अंदर खातर खा कमी आएगी बेहतर गवर्नेंस की वजह से। और अगले साल मई जून के अंदर जो आपकी प्राइवेटाइजेशन होगी उससे भी आपको अब मज़ीद सालों के अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और नुकसान बहुत हद तक कम होगा इंशाल्लाह। वैसे मगर उसके लिए लाजमी है कि ज़रा डिमांड भी बढ़े ताकि कैपेसिटी पेमेंट्स का बोझ भी कम हो, सर्कुलर डेट का बोझ भी कम हो। अगेन जो जुलाई के नंबर्स हैं, जुलाई टू जुलाई सिर्फ 0.3% का इजाफा है पावर कंजम्पशन में। अगेन पावर जनरेशन, पावर कंजम्पशन नहीं बढ़ रही है, जो कि एक बहुत बड़ा बोझ है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो बढ़ जाएगी? जी, डिमांड को इंक्रीज़ करने के लिए शाहजेब भाई हमने बहुत मेजर्स ले रहे हैं और हम इंडस्ट्री को इनकरेज करेंगे। उनको इंक्रीमेंटल इंक्रीज़ के ऊपर अगर हमें बिजली बग़ैर किसी नुकसान के और बग़ैर किसी फिस्कल इम्पैक्ट के, जो हमारा एक हमने कमिट किया हुआ जी डिसिप्लिन, अगर उसके तहत हमें इंक्रीमेंटल बिजली की कीमत को कम करके अगर किसी स्टेज के ऊपर देना होगा तो वो भी इंशाल्लाह दे के डिमांड बढ़ाना हमारे पावर सेक्टर रिफॉर्म्स का एक बहुत उसकी एक बैकबोन है और उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं और उसको रोल आउट भी जल्दी होगा इंशाल्लाह। अच्छा, और ये जो मसला है पंजाब का, पंजाब ने 2 महीनों का रिलीफ दिया, खबर आई IMF ने इस पर एतराज़ उठाया। पंजाब कहता रहा कि जी हमने अपने बजट से इस वक्त उसको मनूवर करके दिया है, बजाय इसके कि कोई और इजाफी बोझ डाला हो। वो कह रहे हैं हम तक तो बात भी नहीं पहुंची। क्या वफाकी हुकूमत को कम्युनिकेट हुआ है, आप लोगों को कम्युनिकेट हुआ है IMF की तरफ से? हुकूमत पंजाब के अपने जी बजट से उन्होंने ये किया, वफाक की हुकूमत का उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था और ना ही वफाक की हुकूमत ने उसका कोई बोझ बर्दाश्त किया। हमारे सिर्फ डिस्कोस के साथ उन्होंने एक अरेंजमेंट की, उनको वो पेमेंट कर रहे हैं 14 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से, और वो उन्होंने जो गर्मियों के अगस्त और सितंबर के महीने थे उस तक महदूद है उनका ये प्लान, और उसके बाद तो आगे लेके जाने का कोई इरादा मुझे नहीं दिखाई दे रहा पंजाब की हुकूमत का। मतलब एक और बात वो लोड शेडिंग के हवाले से है। आज आसफा भुट्टो ज़रदारी साहिबा ने तनकीद की, जवाब उस वक्त ज़ाहिर है क्योंकि वज़ीर क़ानून मौजूद थे तो वो दे रहे थे, मगर आप सुनिए क्या कहा। आप मुतल्लिका वज़ीर हैं, मैं चाहूँगा कि आपसे इसका जवाब लें।
Will the Minister for Energy be pleased to state and the reasons for unannounced power outages in the country? Why are people suffering due to long hours of load shedding despite claims of having surplus electricity? Minister for Parliament. Sir, as I earlier mentioned, that the load shedding issue is not only connected to the unavailability of electricity. It's all about the recoveries, areas and the overall situation in that disco. But I would also like to state that the written answer seems contrary to the reality of the situation. And if the minister claims that there isn't load shedding, and then why are people, especially in my constituency, especially across Sindh, suffering for 2 to 3 days, 18 hours, sometimes with no electricity, with complete load shedding? Is the minister saying that 18 hours of outages every day are due to faults? Minister for Parliamentary. 18 hours or 20 hours is the benchmark which is regarding the recovery. But if it goes beyond, then it may be because of the fault or some other issue, which may be a technical issue. I'll get back to you after getting the information regarding the specific area you are mentioning. लेकिन इसमें जो जनरल प्रॉब्लम है वो रिकवरीज की है जी। जी लगाई साहब। जी नुकसानात हैं शाहजेब भाई, ये पहले मैं 10 दफ़ा इस बात की सफाई दे चुका हूँ कि जिन फीडर्स के ऊपर, ये तमाम फीडर्स के ऊपर नहीं है जो बेगम साहब ने फरमाया, आसफा साहिबा ने, ये तमाम फीडर्स के ऊपर मामला नहीं है। ये उन फीडर्स के ऊपर 18 घंटे से ज़ायद बिजली की लोड शेडिंग है जहाँ 90% 80% बिजली लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मीटरों के ज़रिए नहीं करते, कुंडी के ज़रिए करते हैं। और ये सिर्फ सिंध में नहीं है, ये KPK में भी है, पंजाब के कई हिस्सों में भी है और बलूचिस्तान में भी है। और अगर आप इन फीडरों के ऊपर 18 घंटे लोड शेडिंग नहीं करेंगे तो आपके नुकसानात का हुजम और भी बढ़ेगा और 500 अरब रुपए से नुकसान बढ़ के 7-7, 8-8, 900 अरब हो जाएगा। इसको इकोनॉमिक लोड शेडिंग कहते हैं। ये है बहुत गलत। तो क्या सूबाई हुकूमतें ये डिस्कोस की अपनी इनएफिशिएंसी है आप, या सूबाई हुकूमतें ताउन नहीं कर रही हैं? डिस्कोस की इनएफिशिएंसीज, डिस्कोस की इनएफिशिएंसीज भी हैं, लेकिन ज़्यादातर ये हुकूमत का रेट ना होना। अब आप KPK में देखें, लोग ग्रिड स्टेशंस के अंदर घुस के फीडर्स को ज़बरदस्ती ऑन करके 2-2 अरब रुपए के नुकसानात पिछले हमें 1.5 साल में 1 साल में दे चुके हैं। इसमें डिस्कोस की कौन सी इनएफिशिएंसी है? ये तो हुकूमत की रेट ही नहीं है। KPK में ये हो रहा है। मगर सिंध में क्या मसला है? इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि MPS के खिलाफ पर्चे नहीं होने। सिंध में ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हो रहा, शुक्र है ये नहीं हो रहा। लेकिन सिंध के अंदर हुकूमत सिंध ने हमें ऑफ़र की है, बल्कि पुलिस भी सर्विस की है। हमें खुशी है और चीफ मिनिस्टर साहब हमसे कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को, इनके जो लॉसेस हैं उनको बेहतरी करना, मेरे ख्याल में प्राइवेटाइजेशन के अलावा शाहजेब भाई कोई और हल नहीं है, जिसकी तरफ हम बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया लगाई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।